टर्न्स देखें तो वहाँ पे जो मेरे परचेजेस का जो नेक्चर है वहाँ पर इन पार्टियों का नाम अपीयर हो रहा है, तो मैं रेगुलर उनके साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ. So you can verify it from that place. The invoices issued by these creditors vendors are available with the company and the same can be provided to you for any transaction appearing in the party ledgers upon your identification for further verification. अच्छा जी, अब एक चीज़ नोट कीजिएगा. फॉर सो मैनी ईयर्स मैं बोर्ड को ये कह रहा हूँ कि जी हम जो यहाँ पर ऑफिस में बैठ के ऑडिट करते हैं ये एट बेस्ट एक डेस्क ऑडिट होता है. ग्लोबली कहीं भी नहीं होता. जब आपके एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, प्राइस वाटर कूपर्स जाती हैं, फर्गूसन जाती है आपका ये, या KPMG जा रही है, डिलॉयट जा रही है, ये प्रेमिसेस पे जाके 8-10 बंदों की टीम बैठती है और वहीं पे ऑडिट करती है. और जब वहाँ पे आप ऑडिट करते हैं तो इस किस्म के इश्यूज़ वहाँ पे अराइज नहीं होते, क्योंकि वो जो चीज़ मांगता है वहाँ पे अकाउंटेंट फ़ौरन वो पार्टी लेजर जो भी उसकी डिटेल्स है वो साथ लेके आ जाता है. क्योंकि वहाँ पे आपको लेटर नहीं लिखना, वहाँ पे उसने एडजमेंट सीक नहीं करनी. आप प्रेमिसेस में मौजूद हैं, वो घंटा नहीं तो 2 घंटे के बाद ढूंढ के वो चीज़ ले आएगा. और अगर वो शाम तक चीज़ नहीं आती तो आपको भी पता लग गया, उसको भी पता लग गया कि यहाँ पे ऑडिट ट्रेल मिसिंग है. ये सारी चीज़ें उसी वक्त या उसको रिकॉर्ड फ्रेम करने का मौका ही उस वक्त मिलता है जब हम उससे कुछ मांगते हैं और वो 15 दिन ले लेता है या महीना आपसे लेता है कि जी मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ आपको. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आपका आइडेंटिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ पार्टीज एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद द कंपनी कैन बी मेड फ्रॉम द सेल टैक्स रिटर्न. ये बात तो उसकी टैक्स पेयर की ठीक है कि जी अगर आपने मेरी पार्टीज़ को वेरीफाई करना है तो आपको वो नाम वहाँ पे नज़र आ जाएंगे. लेकिन जो चीज़ वहाँ से नज़र नहीं आएगी वो ये है आपकी नंबर 1, from purchase and extra, however, determining exact amount of transaction is a challenge as input invoice can be claimed over a 6-month period. तो पार्टीज के नाम तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो वहाँ से डिटर्मिन नहीं हो सकता, क्योंकि परचेज साइड पे जो आपने इनपुट उठानी है ओवर 6 मंथ्स पीरियड उठानी. तो इसका मतलब है आप 6 महीने की रिटर्न उठाएं और उनकी टोटल करना शुरू करें और फिर पता लगेगा कि उस पार्टी के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, राइट. और फिर ईयर एंड में से कितना पे हो गया था और कितना अपना आउटस्टैंडिंग रह गया. दैट इज़ अगेन अ चैलेंज. उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बगैर पता नहीं लगेगा. सिर्फ ये ज़रूर पता लग जाएगा कि पार्टीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं, सेल टैक्स के नेक्चर साइट पे उनका नाम आ रहा है, तो ये बोगस नहीं है. क्वांटम क्या है उसको डिटर्मिन करने के लिए फिर आपको उसके पार्टी लेजर्स और उसके रिमेनिंग लेजर्स से देखना पड़ेगा. For exact determination of the transaction amount, you need to see the sale and extra of the supplying party as output tax is paid in the month of the sale. अगर एग्जैक्ट क्वांटम डिटर्मिन करना है तो फिर वो आप परचेज साइड नहीं, जो सप्लायर साइड है उसका आप सेल एंड एक्सचेंज देख लें, क्योंकि आउटपुट आपने उसी महीने में डालनी है. तो एग्जैक्ट क्वांटम वहाँ से पता लग सकता है. इधर से परचेज साइड से चूँकि 6 मंथ्स का पीरियड इन्वॉल्व है इनपुट क्लेम करने का, वो आप डिटर्मिन नहीं कर सकते. Nevertheless, how much amount has been paid and how much is outstanding cannot be determined from these two places. और वो आपको उसकी बुक से ही पता लगेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी पेमेंट होगी और एंड ऑफ ईयर पे कितने आउटस्टैंडिंग ट्रेड क्रेडिटर्स रह गए थे. Withholding tax statements for payments falling under BTL transactions or where exemptions are claimed the same are not reported or filled in the withholding statement. एक आपके पास और एवेन्यू वो withholding tax statement का भी है कि वहाँ से आप देख लेते हैं कि उस पार्टी से ड्यूरिंग द ईयर उसने कितनी ट्रांजैक्शंस की थी. लेकिन अगेन जहाँ पर BTL है, यहाँ जहाँ पर अगली पार्टी के पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, तो फिर आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी आपको इट वुड बी ऑफ नो गुड यूज अदर देन अगेन आइडेंटिफाइंग द नेम ऑफ द पार्टीज कि वो वहाँ पे भी आ रही कि नहीं. ऑल द पेमेंट्स, अच्छा ये फिर उसका टैक्स पेयर का जवाब शुरू हो गया. बीच में मेरे कमेंट्स थे. All the payments to these creditors were subsequently made through the banking channels which can be verified from the enclosed ledger accounts for the succeeding year. Copies of these are already furnished to you. NTN or STRN of the creditors help you find out more details about these creditors. No creditor is outstanding for more than 3 years. अब ये कह रहे हैं कि in view of above we need to send verification letters carefully. अब ये उसका एक जवाब आया है. और अब आपको ये कि जो आप सैम्पलिंग की थी आपने 114 केसेस की, वो आपने आंखें बंद करके नहीं हम करते कि जी 806 में उन 114 को जो लेटर्स भेजी हैं वो ये नहीं कि पिक एंड चूज़ किया है. थोड़ी सी उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और फिर कहते हैं कि जी किन पार्टीज़ को हमने वेरिफिकेशन लेटर भेजना है. और वो कैसे? सेलेक्टिंग द सैम्पल स्पेशली वेयर द ट्रांजेक्शंस आर बीइंग एंटर्ड इनटू विद
अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड के साथ उसकी ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं वहाँ पर सैम्पलिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो रजिस्टर्ड बंदा है वहाँ पर आप उसका भी सेल टैक्स में अपना उसने क्लेम करना है, इस साइड पे भी करना है, तो वहाँ पे चांसेस ज़रा कम है। अनरजिस्टर्ड के साथ चूँकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लेटर्स लिखें और पता लगे कि वो बोगस निकल आया है या वो टोटली अपना उसको डिसो कर दे अपना। Selecting the sample where the transaction being entered into the unregistered person, in such cases non-furnishing of reply or return of post become more important as compared to a registered party. However, there are some fictitious suppliers which need to be verified through spot inquiry, particularly if the supplier is providing goods or services only to the taxpayer. कुछ बीच में ऐसे सप्लायर्स हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन अगर आप इस साइड पर उस साइड पे अगर उसका सेल साइड देखें तो पता लगे वो सिर्फ एक ही पार्टी को सप्लाई कर रहा है या उसकी लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 या 3 या 4 बंदों के नाम आते हैं और किसी को सप्लाई नहीं करता, तो वो केस भी डाउटफुल होता है कि जनाब जो सिर्फ लिमिटेड 3, 4, 5 बंदों के साथ काम कर रहा है, तो शक ये हो सकता है कि वो ये सारा पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स कर रहा है और एक्चुअल सप्लायर नहीं है वो, तो वहाँ पर भी आप ये क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। In case ledgers are provided, you also need to verify secured of loans during the year. ये हम भूल जाते हैं, हम क्रेडिटर्स पे फोकस रखते हैं, लेकिन अगर ledgers आ जाएं तो बीच में कुछ लोन ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आते हैं और ड्यूरिंग द ईयर ही वो पे बैक हो जाते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर कुछ स्टेट क्रेडिटर्स अपीयर होते हैं और ड्यूरिंग द ईयर ही वो गायब हो जाते हैं और वो बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट नहीं होते। उसको हम कहते हैं कि जी सिक्योर्ड ऑफ लोन या सिक्योर्ड ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स। और जनरली उसमें ये होता है कि वहाँ पर जब कैश शॉर्ट होता है कंपनी के पास तो जाली ट्रेड क्रेडिटर्स के थ्रू एंट्री करते हैं पैसों की या लोन्स की, और ड्यूरिंग द ईयर उसको पे बैक कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड ऑफ। तो वो देखें तो पता लगता है कि उमूमन वो डायरेक्टर ने ही अपने पैसे डाले होते हैं और ड्यूरिंग द ईयर भी वो विड्रॉ कर लेता है अपना। तो ऐसे जो है ना उसको ज़रा काइंडली ट्रेड क्रेडिटर या ऐसे जो लोन्स आ रहे होते हैं, यहाँ पर लफ्ज़ लोन्स जो है वो लोन्स के रेविजन में मिलेगा, वो ट्रेड क्रेडिटर्स में नहीं। इधर आप ट्रेड क्रेडिटर्स को देखिएगा कि ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं कुछ ऐसे आ रहे अपना। तो स्केट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स एंड लोन्स। नेक्स्ट देखिएगा जी क्रेडिट एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट। ये सबसे बड़ा हमारे पास एक टूल होता है कि जी हम उनसे बैंक स्टेटमेंट्स मंगवा लें, पर प्रॉब्लम ये है कि वो ए में जाए, बी में जाए या डी में जाए, उसको हम देखेंगे। फ़िलहाल वो उसको कह रहा है कि the examination of bank statements revealed that are huge income or incoming credit entries, no explanation or source of the credit entries is available। इसलिए मैं आपको 111 A, B या D में हिट करूँगा, इसको देखते हैं कैसे। अगेन 111 की एक और देखें। अब ज़रा थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो थोड़ी सी टेंशन अपना मेंटेन कीजिएगा। वो कहते हैं जी लेजर ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2018 was not provided। Unusual transactions with associate company and ex-director of the company were noticed while examining the vouchers which remain unexplained। उसने कहा जी आपने लेजर तो नहीं दिए, पर जो रिकॉर्ड दिया था तो आप भी की कंपनी के कुछ ओरिजिनल वाचर्स वहाँ पे मेरे हाथ लगे जिसके ऊपर कुछ ट्रांजैक्शंस की डिटेल लिखी थी, जिसको आपने लेजर में तो लेके गए पर अनफॉर्चुनेटली लेजर आपने मुझसे हाइड कर लिया, लेजर मुझे दिखाया ही नहीं। वो क्या उसने एंट्रीज पकड़ी, सच क्रेडिट एंट्रीज आर टेबल बिलो। एसोसिएट कॉर्पोरेशन है रैक कॉर्पोरेशन, उससे 12 मिलियन का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी, और कामरान किरानी एक एक्स डायरेक्टर साहब है, उससे 197,000 का एक लोन ट्रांजैक्शन थी। अच्छा जी, यहाँ पे बेहतर होता कि अगर आप वॉचर नंबर और उसका डेट भी मेंशन करते कि जी कौन सा आपका वॉचर था और कौन सा नंबर था उसका और कौन सी डेट का वो वॉचर था। द अमाउंट रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इज नॉट पार्ट ऑफ योर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। इसलिए वो कहते हैं कि जनाब मैं आपको 111A में हिट करना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं इसको। While examining the vouchers provided by the taxpayer, it is observed that following vouchers which were not appearing anywhere in the ledger of loan and advance। वो था बोरिंग का। ये किस लेजर की बात कर रहा है कि जो इसने आगे लोगों को लोन्स और एडवांस दिए। पहली बात थी कि जी जो इसने किसी से बोरो किया, अब ये किसी को आगे लैंड आउट कर रहा है। शॉर्ट टर्म कैश लोन वाज गिवन टू मिस्टर
कामरान क्यानी एक्स डायरेक्टर एज बिलो। अब यहाँ पर उसने वॉचर्स और डेट प्रॉपरली लिखे हुए जो पहली वाली में नहीं लिखे थे। यदि ये वॉचर था, ये डेट था और इतनी 3.1 मिलियन के आपने लोन उनको एक्सटेंड किए हुए। दीज रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म लोन पेड टू मिस्टर फलाना who remained director of the company till flani date. As the subject amounts are not part of the ledger and not reflected on the balance sheet, the same is therefore liable to be added in terms of section 111B of the income tax ordinance. अभी ये B लगेगा, C लगेगा, मैं उसकी डिबेट में नहीं जा रहा, वो मैं आखिर में जाके करूँगा, सिर्फ अभी उसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं। Similarly, short-term loans paid to Mr. Nadeem Kausar through bank voucher dated Flana amounting to rupees 1.5 million. The narration of voucher shows that short-term loan has been given to above person on behalf of Mr. Kamran Kyani. Since subject amounts are not part of the ledger and not reflected on the balance sheet, the same is therefore liable to be added in terms of section 111B. Third देखें जी वो short-term cash loan paid back to Mr. Kamran Kyani, ex-director as below. वाचर नंबर फलाना, डेट वाला फलाना और 13.8 मिलियन का आपने लोन उनको कुछ पे बैक किया जो मैंने वाचर से उठाया, वो कह रहे हो। नो लेजर वॉज प्रोवाइडेड टू ascertain the veracity of the subject transaction. The subject amounts are therefore added back in terms of section 111D. अच्छा, अभी इसको देखते हैं, आगे चलिए। डिफरेंस इन ट्रेड क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन, अब ये बड़ी जो आप बोगस ट्रेड क्रेडिटर्स है उसी की एक वेरिएशन है ये। As discussed in preceding point, few of your parties responded to the notices issued by this offices. Out of 114 parties, only 41 parties replied, and the outcome of the verification of 28 parties is as under. वो कहते हैं जी जिन्होंने जवाब दिया था they did reply, लेकिन एक अनोमली वहाँ पे सरफेस कर गई, and that was कि जितनी अमाउंट्स आप बता रहे थे उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है हमारी। कार्बन प्लास्टिक इंडस्ट्री, आपने कहा कि जी वहाँ पर आपने जो डिटेल्स दी थी 1.4 मिलियन, मैंने जब उसे लेटर लिखा तो उसने कहा जी 1.4 नहीं 2.4 मिलियन है। तो आपके वर्जन में और आपके ट्रेड क्रेडिटर के वर्जन में 977 मिलियन का डिफरेंस आ गया जो आपने बताया ही नहीं, 977 लैक्स का। तो इसी तरह इन सब का वो डिफरेंस निकाल के उसने कहा कि जी ये 131 मिलियन आपने हाइड किए थे, आपके ट्रेड क्रेडिटर्स इस अमाउंट से ज़्यादा थे जबकि आपने सप्रेस करके बताएं। हमने थर्ड पार्टी जब वेरिफिकेशन की पैक्सर पाकिस्तान ने, उसने कहा जी 19 मिलियन ही 22 मिलियन मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो आपने ये मुझसे हाइड किए। द अबव चार्ट शोज दैट यू हैव सप्रेस्ड अमाउंट ऑफ योर क्रेडिटर्स, मीनिंग देयर बाय दैट यू हैव सप्रेस्ड योर लायबिलिटी टू द ट्यून ऑफ रुपीज 131 million. Accordingly, on asset side of balance sheet, receivables have been suppressed as well. Therefore, the undersigned intends to add the said amount of rupees itna under section 111B of the income tax ordinance under the head income from other sources, which says where a person made any investment or is the owner of any money or valuable article. इसको देखते हैं अभी कि क्या है, B लगना था, C लगना था, D लगना था। द रिप्लाई ऑफ द टैक्स पेयर, अब ये रिप्लाई ज़रा देखिएगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ओवरऑल अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग को जो है ना बेहतर करता है अपना। नहीं, at the outset we submit that no addition can be proposed in terms of section 111B of the ordinance on the basis of mere presumptions or surmises unless the investment alleged to have been made or the money or valuable article alleged to have owned by the taxpayer is brought on record. एक वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं ना कि कॉरिस्पॉन्डिंग टू दीज एंट्रीज मेरी एसेट साइड पे कोई, क्योंकि इट्स अ डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम, तो ऑफिसर ने उसको अलेज किया था कि तुम यहाँ से सप्रेस कर रहे हो तो यू आर ओनर ऑफ सम एसेट। क्रेडिट साइड सप्रेस की है तो उतनी अमाउंट से आपकी एसेट साइड भी सप्रेस हो गई ना। तो ऑफिसर उसको कहा था मैं तुम्हें 111B में हिट करूंगा, यू आर ओनर ऑफ अ कॉरिस्पॉन्डिंग एसेट। तो टैक्स पेयर
27 वाले शेयर कैश टैक्स क्या कहता है? As at 30th October 2012, the balance of the cash book, plant and cash book of the SPV ये उसकी रिटेल की आउटलेट्स है। ये जो मेरा प्लांट के ऊपर कैश था और रिटेल आउटलेट्स का जो कैश था वो एक 6 मिलियन था और एक 1.2 मिलियन था। तो ये 1.2 ऐड करें तो टोटल कोई 8 मिलियन का कैश है। Further, in the subject cash book, received cash of ₹750,000 on the next day of expense between 31st October, which has not been accounted for by the department while computing. और वो कहता है कि जी